प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे आदरणीय कानूनी अधिवक्ता प्रदीप खत्री जी के बारे में, जिन्होंने 156(3) की एक एप्लीकेशन के माध्यम से रोहिणी कोर्ट के अंदर एक परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगाई है। इस व्यक्ति का नाम है रणवीर खत्री, जो कि दिल्ली जेल बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए हैं और इनका आरोप है कि नरेला थाने के खिलाफ और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आदरणीय दिव्या मल्होत्रा जी की कोर्ट के अंदर ये मैटर लंबित है। अब हम बताएंगे। आज पंजाब केसरी अखबार में रिपोर्टर इमरान खान के द्वारा ये कटिंग आई है। बंधक बना 8 दिन, मारकूट के आरोप पर एसीपी एसएचओ से मांगा जवाब। मैं पढ़ के सुनाऊंगा 2 मिनट के अंदर। रोहिणी कोर्ट में दिल्ली जेल बोर्ड से सेवानिवृत्त एक व्यक्ति रणवीर खत्री ने उनके बेटे को गैर कानूनी तरीके से हरियाणा रोहतक में बंधक बनाकर 8 दिनों तक मारपीट करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में शिकायतकर्ता रणवीर खत्री ने वकील प्रदीप खत्री के माध्यम से 156 सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत पत्र दाखिल किया। मजिस्ट्रेट ने इस पर संज्ञान लेते हुए नरेला पुलिस थाने से संबंधित एसीपी और नरेला एसएचओ से जवाब मांगा है और शिकायत रिपोर्ट भी दायर करने का निर्देश दिया है। एडवोकेट प्रदीप खत्री के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि नरेला के थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके बेटे के बिना किसी केस के बारे में जानकारी दिए बिना ही उसे उठा लिया। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए जब परिवार ने लोग थाने में गए तो उन्हें भी बेटी की गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ बदसलूकी की। 8 दिन तक उसके बेटे को बंधक बनाकर रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई जिससे उससे गंभीर चोटें आई। यहाँ तक कि अपने बेटे के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त से लेकर आला अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मियों ने यह सब अवैध वसूली के लिए किया। याचिका में उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को उनके बेटे को पुलिस ने उठाया था, पर जब पुलिसकर्मियों को पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने 17 अगस्त को एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी दिखाकर अदालत में पेश कर दिया। सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन ने अदालत में इस मामले की गहनता से जांच की मांग करते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस खबर का विश्लेषण कि ये दिल्ली पुलिस की एक आदत बन चुकी है। क्या पता नहीं हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और पुलिस कमिश्नर श्री एस.एन. श्रीवास्तव जी, सीनियर स्तर के अधिकारी कई बार प्रयास कर चुके हैं इस तरीके का कि वो इनको बार बार वार्निंग भी दे चुके हैं कि इस तरह के कामों से बचे, जिससे दिल्ली की जनता के बीच दिल्ली पुलिस के प्रति विश्वास कम हो और उनकी छवि खराब हो, क्योंकि लाखों लोगों के, हजारों लोगों के बलिदान से इस दिल्ली पुलिस का गौरव बनाया गया और ये कुछ पुलिस वाले बार बार ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। अब मैं आपको साथियों बताना चाहूँगा इसके अंदर सबसे पहले कि एक तो पुलिस के खिलाफ मैं ये चाहूँगा कि आदरणीय एडवोकेट साहब इसके अंदर कुछ आरटीआई फाइल्स करें। अगर वो चाहें तो उसमें हमारी मदद ले सकते हैं, क्योंकि आरटीआई एक विशेष तरीके का एक माध्यम बन गया है आजकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। खास तौर से जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस सबसे ज़्यादा सेक्शन 8 का और सेक्शन 2 का आरटीआई का हवाला देकर जानकारी नहीं देती, लेकिन कुछ जवाब जब आते हैं तो वो डीसीपी के थ्रू आते हैं, तो एक तरीके से वो पूरी तरीके से मान्य होते हैं। इसके अंदर हमारी जो जानकारी है उसके आधार से हमें साफ साफ नजर आता है इस खबर को पढ़ने के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वॉल्यूशन हुआ है, विक्टिम का फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है और पुलिस के द्वारा एनएचआरसी गाइडलाइन का वॉल्यूशन किया गया और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डीके बासु की जजमेंट का भी वॉल्यूशन हुआ है। 57 सीआरपीसी का वॉल्यूशन हुआ है, 167 सीआरपीसी का वॉल्यूशन हुआ है और इस तरीके के कई वॉल्यूशन सामने जो नजर आ रहे हैं। 167 आईपीसी का वॉल्यूशन हुआ है, क्योंकि किसी बिगर आदमी को रोजनामचे में एंट्री करे बिगर फर्जी एंट्री के आधार पर रखा गया, ये 167 आईपीसी में भी अपराध है। तो ये साफ साफ चीजें नजर आने लगी हैं कि लगभग बहुत बड़े स्तर के ऊपर थानों के अंदर ऐसे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं कि जो इस तरह से अपराध करते हैं और उनको अपराध करते हुए किसी किस्म का डर नहीं लगता। और मेरी इन कानूनी अधिवक्ता, वैसे तो ये बहुत फेमस कानूनी अधिवक्ता हैं, बहुत लोगों को इन्होंने इंसाफ दिलवाया है, कई लोगों के लिए तो इन्होंने फ्री में भी केस लड़े हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको जानता हूँ
और रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से चुनाव के अंदर भी ये भी खड़े हुए थे और पीछे भी कई पदों के ऊपर ये कार्यरत रहे हैं और बहुत ही सुलझे हुए ये कानूनी अधिवक्ता हैं। मेरा इनसे भी ये निवेदन है कि वो इस परिवार को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाने का प्रयास करें। 23/9/2020 को एक जजमेंट पास हुई थी आदरणीय रोहिणी कोर्ट के अंदर 409 नंबर कोर्ट से क्रिमिनल रिवीजन 249/19 जो लगभग इसी सेम तरीके का समझ लो कार्बन कॉपी है। उसके अंदर पैरा नंबर 10 के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए और एमएम की पावर को लेकर उसमें ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बारे में भी आदरणीय जज साहब ने बोला है। 409 नंबर कोर्ट के राकेश कुमार जी जो एनडीपीएस के जज साहब हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और 6 जुलाई 2020 को 107 नंबर कोर्ट में आदरणीय एमएम सुशील कुमार जी ने भी एक देवचरण गुप्ता के मैटर के अंदर एफआईआर के आदेश जारी किए थे 156 दिन के अंदर। उसमें उन्होंने अपने फर्स्ट पहले पेज के अंदर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट के बारे में बताया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि आदरणीय एमएम दिव्या मल्होत्रा जी भी इन पहलुओं पर गौर करें और संबंधित जो आरोप है पीड़ित परिवार का सीडीआर जीपीएस इन आरोपी पुलिस कर्मियों की जरूर सेव करें, क्योंकि अभी एक और भी ऐसा ही किस्सा आया था जिसमें आदरणीय कानूनी अधिवक्ता विजय अग्रवाल जी और कई अन्य व्यक्तियों ने साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमर कॉलोनी थाने के खिलाफ गुहार लगाई थी और सीडीआर जीपीएस सेव करने के लिए बोला था, सीसीटीवी फुटेज संबंधित सेव करने के लिए बोला गया था, 91 सीआरपीसी में डीवीआर को सेव करने के लिए बोला गया था। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ सबूत नष्ट करने का भी मैटर बनता है। 201, 120 भी 34 और 218 आईपीसी में अपराधियों को उसके अपराध से बचाने के लिए। तो ऐसे कई गंभीर अपराध अब इस सीरीज के अंदर हम जोड़े रहेंगे और जल्दी प्रयास करेंगे कि हमारे साथ कानूनी अधिवक्ता प्रदीप खत्री जी जुड़े और वो इस केस से संबंधित हमारे को जानकारी दें ताकि जनता के बीच सच सामने आ सके, आदरणीय न्यायालय के सामने सच सामने आ सके और ऐसे पुलिसकर्मियों की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ फैसला ना हो जो कि जानबूझकर ऐसे केसों के अंदर जो कि किसी हाई प्रोफाइल केस के अंदर या पुलिस के खिलाफ जा रहा होता है तो उसको वो डिले करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि स्टेटस रिपोर्ट का जब टाइम होता है तो वो उसको डिले करेंगे, अपीयर नहीं होंगे, कई बार उसके अंदर वो ये कह देंगे कि जी हमारी यहाँ ड्यूटी लग गई, वहां ड्यूटी लग गई। तो इस तरह का बहानेबाजी उनकी चलती है पुलिस की और जिसके अंदर केस डिले हो जाता है और जो गवाह होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, सबूत नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, सीडीआर जीपीएस 1 साल के बाद मिलनी नहीं संभव हो पाती। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आदरणीय एसीएम एकता गाबा जी ने भी एक 156 दिन की एप्लीकेशन के ऊपर 4/12/18 को एक ऑर्डर दिया था। ऑनरेबल एसीएम एकता गाबा जी ने 101 नंबर रोहिणी कोर्ट के अंदर कि पुलिस की रानीबाग पुलिस के कर्मियों की सीडीआर जीपीएस सेव करने के लिए पुलिस कमिश्नर के यहाँ क्लोज एनक्लेव में, लेकिन गैर कानूनी तरीके से इस इंटरलॉक्टरी ऑर्डर के ऊपर क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी गई चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूर्णिमा गुप्ता जी के द्वारा। और इसी तरीके से मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके बाद भी आदरणीय एसीएम एकता गाबा जी ने 101 नंबर कोर्ट में 19/12/18 को एक और मैटर के अंदर सीडीआर जीपीएस सेव करने का आदेश दिया 124/18 पीएस रानीबाग में, जिसमें 10 से 12 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। और उसके बाद 156 एक और फाइल है सुरेंद्र अग्रवाल वर्सेस हेड कांस्टेबल राजेश राणा, उसके अंदर भी सीडीआर जीपीएस पुलिस अधिकारी की सेव हुई। ये बात मैं इसलिए जानकारी साझा करना चाह रहा हूं आपसे क्योंकि कई बार ये जजमेंट मांगते हैं, कई बार ये पुलिस अधिकारी के अपना बहाना लेके खड़े हो जाते हैं अतर सिंह वर्सेस स्टेट एक जजमेंट का, जबकि ये बात साफ साफ होनी चाहिए कि सीडीआर जीपीएस सेव करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खासतौर से अगर उन्हीं के डिपार्टमेंट में या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास अगर कोई सीडीआर जीपीएस सेव हो रही है तो इससे किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रायल के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है उसके क्राइम को प्रूव करने के लिए। नहीं तो ये अधिकारी 5-6 साल के बाद बड़े आसानी से बच के निकल जाते हैं। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूं और आज दिनांक 17/10/2020 को पुनः कानूनी अधिवक्ता रिस्पेक्टेड श्री प्रदीप खत्री जी को बधाई देता हूं और नवरात्रे की भी उनको बधाई देता हूं और साथ ही रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को मैं नवरात्रे के पहले नवरात्रे की भी बधाई देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और विश्वास है भी मुझे कि प्रदीप खत्री जी शीघ्र ही रविंद्र खत्री जी और उनके परिवार को पुलिस द्वारा किए गए इस अत्याचार से छुटकारा दिलवाएंगे और कानून की मदद से, आदरणीय न्यायाधीश की मदद से
जल्दी इंसाफ होगा और दूध का दूध और पानी का पानी का होगा। इसी के साथ शब्दावली को विराम देते हैं। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।